हेलो एवरीवन, वेलकम। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेंट्स रूल के बारे में। ओके, और यहाँ पे मैंने बोला था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इस रूल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस लेकर आऊंगा कि क्या इसकी एप्लीकेशंस होंगी, कि कैसे हम इस रूल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी अनस्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे शुरू करने से पहले यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या चीज थी, और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस रूल में हमने सब कुछ इसका बेसिक देखा था कि क्या क्या इस रूल ने बताया था हमें। ओके, इसने बताया था कि जो सेंट्रल एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसका जो एस करैक्टर होता है वो अपना एस करैक्टर किसको देता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, जो उसके साथ लगा होता है। और अपना पी करैक्टर किसको देता है? जो उसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या सब्सटेंस अटैच्ड होता है। ओके, और यहां पे हमने नेक्स्ट में पढ़ा था कि एक ये चीज हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिलेशन ये होता है। और यहां पे मैंने ये भी बोला था कि जो जितना ज्यादा एस करैक्टर होता है उतना ज्यादा क्या होता है? हमारे पास बॉन्ड एंगल होता था। तो ये सब कुछ बेसिक्स था जो हमने डिस्कस किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करके दिखाऊंगा, उसमें हमने चेक करनी है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, वो हमने डिस्कस करना है। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज, यहां पे मैंने PF2Cl3 मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, और यहां पे मैंने इस मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन दिखा के रखी हुई है कि मतलब ये जो मॉलिक्यूल है किन किन रिप्रेजेंटेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहां पे आपने बताना कि इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा एक्चुअल में। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इन सभी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या है, या अगर आपको ऐसा कुछ पूछते हैं कि इन सभी मॉलिक्यूल में से नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, तो अगर एग्जिस्ट वाला ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने देखना है उसकी स्टेबिलिटी। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है वही एग्जिस्ट कर सकता है, अगर कोई अनस्टेबल होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ओके, तो सिंपल आपने देखना कि यहां पे इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहां पे एक हमने चीज पढ़ी थी कि जितना ज्यादा हमारे पास एस करैक्टर होता है उतना ज्यादा क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। और एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो अपना एस करैक्टर किसको देगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, और अपना पी करैक्टर किसको देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव को। अब यहां पे इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? फास्फोरस है, जो सेंटर पे है वही सेंट्रल एटम है। अब यहां पे इसके साथ फ्लोरीन भी अटैच्ड है और क्लोरीन भी अटैच्ड है, यही अटैच्ड है और तो कुछ नहीं अटैच्ड है एक्स्ट्रा। अब यहां पे आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। इतना हो गया। अब यहां पे ना सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल चेक करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना आपने, यहां पे देखो, यहां पे कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर आपने ज्योमेट्रीज पढ़ी होगी तो आपको पता होगी कि हमारे पास कौन 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 सी ज्योमेट्री में कौन कौन से एंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे आपने एक पढ़ा होगा PCl5, इसी के जैसा ही है ना। PCl5 भी इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री क्या होती है? TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहां पे दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 90 डिग्री वाला और दूसरा कौन सा एंगल एग्जिस्ट करता है? 120 डिग्री एंगल। जो अगर 120 डिग्री एंगल किस में आता है? ट्राइगोनल प्लेनर में, यही आता ना। इसके एग्जांपल क्या है? BF3 ऐसे एग्जांपल होती है ना इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर की। मतलब ये सभी क्या होते हैं? 120 डिग्री एंगल्स होते हैं, मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं दोनों एफ को उड़ा दूं, मतलब निगलेक्ट कर दो, एक टाइम के लिए ऐसा करो कि दोनों एफ को निगलेक्ट कर दो, भूल जाओ कि एफ है ही नहीं है, तो क्या होगा? PCl3 होगा। तो PCl3 किसके रिजेंबल में आ रहा है, मतलब किसके जैसा दिख रहा है? BF3 की जगह BF3 के जैसे दिख रहा है। तो इसी वजह से इन यहां पे सभी में कौन सा एंगल होगा? 120 डिग्री एंगल होगा। एक तो ये हमने चेक कर लिया, दूसरा एंगल क्या हो सकता है? अब यहां पे ये जो Cl3 है ये एक ही प्लेन में है, बट ये जो दो एफ है वो आउट ऑफ प्लेन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बिलो द प्लेन है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक प्लेन है मेरे पास, ये कार्डबोर्ड एक प्लेन है, अगर मैं यहां पे एक ऊपर की तरफ एफ लगा हुआ है, सिमिलरली इस कार्डबोर्ड के नीचे भी एक एफ लगा होगा। तो अगर मैं
यहाँ पे इस एफ का और इस बोर्ड का अगर मैं एंगल देखूं तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना ऐसी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे टीबीबी में दो एंगल बनते हैं, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब हमने ये देखा कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां पे अगर 90 डिग्री एंगल है और यहां पे 120 डिग्री एंगल है, तो इस ये कौन से बॉन्ड है, ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये कौन से हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरफ 120 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इसमें एस कैरेक्टर क्या होगा, फिर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल है। क्योंकि यहां पे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा ही क्या है, एस कैरेक्टर होगा। तो इससे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में हमारे पास ज्यादा क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा। अगर यहां पे मिनिमम एंगल है दैट इज 90 डिग्री है, तो इस तरफ एक्सियल बॉन्ड्स में क्या होगा, एस कैरेक्टर क्या होगा, फिर मिनिमम होगा, कम होगा। तो अब क्या है, यहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से। तो अभी हमने ये भी देखा था कि सेंट्रल एटम अपना एस कैरेक्टर किसको देगा ज्यादा, किसको देगा ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, क्लोरीन है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का है। फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरफ आप बोल सकते हो कि इस तरफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तभी तो एंगल ज्यादा है ना। तो इस तरफ एस कैरेक्टर ज्यादा है और इस तरफ क्या है, एस कैरेक्टर कम है। ये सब कुछ डेफिनेशन और ये सब कुछ जो रूल हमने देखा है एस कैरेक्टर वाला, वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। सेम है, यहां पे 120 डिग्री एंगल, यहां पे 90 डिग्री एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरफ एक्सियल बॉन्ड में यहां पे एस कैरेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहां पे इस तरफ कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होगा। अब यहां पे इसके साथ एक्सियल में नीचे की तरफ क्लोरीन अटैच्ड है, इस तरफ क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। बट यहां पे तो 90 डिग्री एंगल है नीचे की तरफ भी, तो यहां पे 90 डिग्री एंगल है, तो इस तरफ क्या होगा, फिर एस कैरेक्टर कम होना चाहिए। बट यहां पे आपको पता है कि सेंट्रल एटम अपना एस कैरेक्टर मैक्सिमम किसको देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। यहां पे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बट यहां पे तो 90 डिग्री एंगल है, एस कैरेक्टर कम है, यहां पे ज्यादा होना चाहिए था। तो इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इस रूल को सेटिस्फाई अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा। बट अगर हम यहां पे देखते हैं, यहां पे भी सेम केस है, 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल। यहां पे एंगल मैक्सिमम, तो यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था। बट इक्वेटोरियल साइड में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट फास्फोरस ने अपना एस कैरेक्टर किसको ज्यादा देना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, दैट इज क्लोरीन को देना है। बट यहां पे तो क्या है, फ्लोरीन अटैच्ड है, इस तरफ क्या हो गया, फिर एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया। बट यहां पे अकॉर्डिंग टू रूल यहां पे एस कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अपना एस कैरेक्टर किसको देना चाहेगा, वो क्लोरीन को देना चाहेगा, क्लोरीन को देना चाहेगा। इसी वजह से यहां पे एंगल क्या आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था। बट यहां पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये भी मॉलिक्यूल इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कौन सा मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ कंडीशंस को, ए वाला मॉलिक्यूल। सो स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है इस रूल को। फिर बाद में क्या है, बी है, बी, फिर उसके बाद एंड में सी। अब यहां पे दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करे तो दोनों ही अनस्टेबल होंगे। बट यहां पे ऑर्डर में मैंने बी सबसे आगे रखा हुआ सी से। क्यों, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन एटलीस्ट एक फ्लोरीन तो एक्सियल पोजीशन पे है, क्योंकि एंगल कम है तो एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। बट यहां पे दोनों ही मतलब यहां पे क्या है, दोनों फ्लोरीन ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कोई भी फ्लोरीन ऐसा नहीं है कि वो एक्सियल पोजीशन पे हो। तो इसी वजह से लीस्ट सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सी मॉलिक्यूल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है हमारे पास, ए मॉलिक्यूल। सो इसी वजह से ए मॉलिक्यूल जब हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करेगा नेचर में, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। ओके, अब यहां पे सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। यहां पे आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं 4 ABCD। आपने यहां पे डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है कि किस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो वाला ऑर्डर हमने देखना है। तो यहां पे भी बेंड्स रूल अप्लाई होगा। कैसे करना आपने, सबसे पहले जैसे यहां पे हमने एंगल से देखा, यहां पे भी सिमिलरली हमने एंगल से ही देखना है सबसे पहले। अब यहां पे ये जो हमारे पास ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास,
ये ट्रायंगल की फॉर्म में ना, आपको पता है जो ट्रायंगल होता है उसमें इंटरनल एंगल कितने होते हैं, 60-60 होते हैं ना, क्योंकि 60 + 60 + 60 कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, 60 डिग्री होगा। अब यहां पे ये क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो यहां पे 4 मेंबर्ड रिंग में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। यहां पे कितना होगा, 109 डिग्री, और यहां पे कितना होता है, 120 डिग्री एंगल। ओके, ये आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, आपने याद करना है कि इसमें इतना एंगल होता है, इसमें इतना एंगल होगा। अब यहां पे एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि जितना ज्यादा आउटर एंगल होता है, जितना ज्यादा आउटर एंगल होता है उसके, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इनर एंगल के। इनर एंगल के मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी रिंग में इनर एंगल ज्यादा है तो उसके बाहर की तरफ जो एंगल होगा वो उतना ही कम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस 6 मेंबर रिंग की बात करते हैं, सबसे यहां पे अंदर की तरफ मैक्सिमम एंगल है, इनर एंगल कितना है हमारे पास, 120 डिग्री एंगल। तो अगर इनर एंगल सबसे ज्यादा है इन सभी मेंबर रिंग में से, तो इसके बाहर की तरफ सबसे कम क्या होगा, इन आउटर एंगल होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अंदर सबसे कम एंगल है, तो बाहर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो अब तो हमने ये देखा कि ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना मैक्सिमम क्या होगा, एस करैक्टर होगा। अब इस केस में देखो, इस केस में अगर इनर एंगल कम है तो बाहर वाला एंगल है, यहां पे एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एंगल होगा इस केस में, ए केस में। और मिनिमम, अब आउटर एंगल किस केस में होगा, इस डी वाले में, यहां पे क्या होगा, मिनिमम आउटर एंगल होगा। अगर यहां पे मिनिमम आउटर एंगल है तो यहां पे मिनिमम क्या होगा, एस करैक्टर होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करैक्टर। तो इस केस में एस करैक्टर क्या है, सबसे कम है, और इस केस में क्या है, एस करैक्टर सबसे ज्यादा है। अगर यहां पे आपने देखा कि अगर जितना ज्यादा एस करैक्टर होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, बॉन्ड लेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, बॉन्ड लेंथ के। मैक्सिमम एस करैक्टर देन मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब यहां पे आपको पता है बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D × Q, दैट इज डिस्टेंस इनटू चार्ज। यहां पे तो कोई भी चार्ज तो शो नहीं हो रहा, तो इसको तो निग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि सभी केसेस में तो चार्ज सेम ही होगा। कौन मेजोरिटी किसकी होगी, कौन सबसे ज्यादा, किसको देखना हमने, जिसकी वजह से आंसर आए, डिस्टेंस, दैट इज डी को देखना हमने। किसके बीच में डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच में, एक कार्बन के बीच में और एक ऑक्सीजन के बीच में। अगर यहां पे इन दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो डी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डी की वैल्यू वेरी करेगी, जितनी ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट भी होगी उस मॉलिक्यूल की। आपको समझ आ गया, अब आंसर तो यही आ गया। अब यहां पे एस करैक्टर सबसे ज्यादा, अगर एस करैक्टर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। किस केस में सबसे कम होगी, यहां पे, मतलब यहां पे सी और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम होगी। अगर यहां पे डी की वैल्यू ही सबसे कम है तो यहां पे इस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अब इस केस में देखते हैं मिनिमम एंगल बाहर की तरफ, तो एस करैक्टर भी मिनिमम होगा। अगर एस करैक्टर मिनिमम है, अगर ए चीज मिनिमम है तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे डी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। अगर डी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या है, डी वाले केस में सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या लिख सकते हैं आप, ऑर्डर हो सकता है हमारे पास डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी एंड सबसे लास्ट में कौन आएगा, ए। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारे पास डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कोई आपको शायद ही बताएगा कि यहां पे जैसे आपने पढ़ा होगा PCl5 के बारे में, कि PCl5 में जब आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास एक्सियल बोर्ड्स होते हैं उनकी लेंथ ग्रेटर होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये जो रूल है ना कि एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ग्रेटर होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, ये सब हमेशा अप्लाई नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल है जिनकी ज्योमेट्री तो एक तो TBP है
दूसरी बात ये कि उनमें क्या है, सराउंडिंग एटम सभी के सभी सेम है। जैसे सभी पांचों के पांचों अगर एटम सेम हो, इस केस में क्या है, पांचों के पांचों एटम्स क्या है, Cl ही है, कोई दूसरा एटम इनके साथ रिप्लेसेबल नहीं है। अगर मैं इन दो तीन क्लोरीन को रिप्लेस कर दूं किसी दूसरी एटम के साथ, जैसे यहां पे इस केस में हमने देखा ना कि 2Cl को हमने 2F के साथ क्या है, रिप्लेस किया हुआ है। इन केस में क्या होगा कि एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ग्रेटर देन नहीं होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ये रूल इन मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने माइंड में रखना है। अब यहां पे थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। यहां पे आपने कंपैरिजन करना है इनके बॉन्ड एंगल्स का, कि हमारे पास θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा या θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा, ये कंपैरिजन करना है। अब ये वाला ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने किसमें किया था, बेंट्स रूल में, पिछली वीडियो में। तो सेम ही यहां पे भी एप्लीकेबल है, सेम ही यहां पे अप्लाई करना रूल को और आंसर निकालना है। अब यहां पे सबसे पहले बी का क्या होगा, एस करेक्टर भी होगा और पी करेक्टर भी होगा, दोनों होंगे। अब यहां पे इसके साथ चारों के चारों क्या हैं, एफ अटैच्ड है, और ये एफ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और हमने ये भी बोला है, ये भी पढ़ा इस रूल में कि अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वो अपना जो एस करेक्टर होता है वो उसको नहीं देता, किसको देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। तो यहां पे फ्लोरीन के पास, यहां पे बोल सकते हो कि ये जो फ्लोरीन है या ये जो फ्लोरीन, कोई भी फ्लोरीन है, इसने अपना एस करेक्टर इसको कम देना है। तो यहां पे इस तरफ इस यहां पे एफ में एस करेक्टर क्या है, कम है। तो अगर इस तरफ एस करेक्टर कम है तो बोरोन में एस करेक्टर ज्यादा होगा, ये बात है। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहां पे एटलीस्ट एक हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा है जो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मिथाइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप है ना, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ अटैच्ड है, सेंट्रल एटम के साथ। तो यहां पे इसका एस करेक्टर भी और पी करेक्टर भी है, तो इसने अपना मैक्सिमम एस करेक्टर किसको देना है, इस मॉलिक्यूल को। तो अगर इस तरफ हमारे पास एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो बोरोन के पास एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अगर इस तरफ एस करेक्टर कम है, तो अभी हमने देखा है कि अगर हमारे पास एस करेक्टर कम है तो जितना ज्यादा एस करेक्टर कम होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसी वजह से अगर यहां पे एस करेक्टर कम है तो θ2 भी, ये वाला एंगल भी क्या होगा, कम ही होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे कोई भी ऐसा ही ग्रुप नहीं होगा कि जो इसके बॉन्ड एंगल को कम करे, क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही नहीं अटैच्ड, यहां पे तो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर यहां पे एस करेक्टर सबसे ज्यादा है तो ये एंगल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा ही होगा। सो इसी वजह से ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। सो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो ये थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। तो ये थी बेंट्स रूल की कुछ एप्लीकेशंस। तो आपने देख लिया होगा कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट में। सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उसकी डायपोल मोमेंट हो सकती है, ये उसने बताया बेंट्स रूल ने। और हमने ये भी देखा कि इसने ये भी बताया कि किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है। तो मतलब इस रूल का यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। वो अलग बात होगी कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। बस आपने यही याद रखना है कि अगर आपको ऐसे कुछ कंपैरिजन देखने को मिलता है कितने सारे मॉलिक्यूल्स का, उनमें प्रॉपर्टीज का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेंट्स रूल से ही सोल्व होते हैं। तो बेंट्स रूल वहां पे जरूर अप्लाई करके देखना, तो आपका आंसर सही आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि बेंट्स रूल एक्चुअल में होता क्या है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और इस रूल को कैसे यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।